सुहाना आर्ट क्लासेस में आज सभी का स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज देखिए जो मैंने कलाकार की थ्योरी पढ़ाई थी अमृता शेरगिल, उसके वन लाइनर प्रश्न आज मैं आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवाऊंगी, जिससे जितने भी इनसे प्रश्न बनते हैं सब इसी में हैं। ठीक है, तो देखिए अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1913 में बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इस ऊपर भी लिखा है जन्म और मृत्यु 1913 और 1941। ठीक है बच्चों, देखिए अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था। तो अमृता शेरगिल के पिता का क्या नाम था, उमराव सिंह शेरगिल। अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ से ली थी, तो कहाँ से ली थी, पेरिस से ली थी। अब है भारतीय चित्रकला इतिहास में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा गया है। तो किसको कहा गया है मील का पत्थर, देखिए अमृता शेरगिल को कहा गया। ये प्रश्न ऐसे पूछेगा कि उस कलाकार का नाम बताइए जो भारतीय इतिहास में जिसको मील का पत्थर कहा गया है। तो उसमें कई लोग का नाम रहेगा, जिसमें से आप उसमें आंसर लगाएंगे अमृता शेरगिल को। अब देखिए अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब वापस आई, तो कब आई, 1921 में। अब देखिए भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न देखिए ये भी रहता है कि भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार तो अमृता शेरगिल हो गई। अब यही पूछेगा कि आधुनिक न होकर भारत की भारतीय आधुनिक महिला कलाकार कौन है, तब क्या हो जाएगा, सुनैना देवी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आधुनिक ना लिखा रहे भारतीय रहे तब बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे देखते हैं। अब अमृता शेरगिल के पिता पेशे से क्या थे, तो ये क्या थे, जमींदार थे। पहले लोग जमींदार वाली परंपरा नहीं रहती थी, वही। भारत की फ्रीडा कोहली किस कलाकार को कहा जाता है। ये देखिए जो मैक्सिकन कलाकार नहीं थी फ्रीडा कोहली, वो भारत में अमृता शेरगिल को यही संज्ञा दी गई है। अमृता शेरगिल को फ्रीडा कोहली कहा गया है ना। अब देखिए यूरोपीय अमृता शेरगिल को की माता का क्या नाम था, तो मारिया एंटोनेट हंगेरियन थी ना। कला का संबंध आत्मा से है, यह किसने कहा था, अमृता शेरगिल ने कहा था। और एक क्या कहती थी, मैं कला की पूजा करती हूँ ना, ये भी कही थी यही ना। और ये जो कला का संबंध आत्मा से है, ये मैंने थ्योरी में एक बार आपको पढ़ाया है, जो पढ़ाया अमृता शेरगिल का, कि जो एक कथन इन्होंने कहा था कि यहाँ के कलाकार तो केवल कला को समझने का ढोंग करते हैं, और बाकी असली कलाकार तो यही कला को समझी थी ना, यहाँ की चीज़ों को। अमृता शेरगिल की माँ मारिया एंटोनेट, अच्छा ऊपर का पढ़ना भूल गई। अमृता शेरगिल ने अपनी सबसे पहली कृति यंग गर्ल कब बनाई, देखिए कब बनाई, 1932 में बनाई। यंग गर्ल, इसको याद रखिएगा, यंग गर्ल कब बनाई, 1932 में बनाई। एक एज भी जो आदमी की रहती है कम से कम 32-33 में यंग की रहती है, वही हिसाब से इसको देखिएगा। हर की एज जो है यंग जो रहता है वो लगभग 30-32 ही रहता है। इसके बाद वही समझ लीजिए किसी तिथि भी यंग गर्ल की यही भी है जो बनाने की है। ठीक है, ओपेरा, इसको आप लोग उस तरह मत लीजिएगा, मैंने समझाने के लिए कहा है। ठीक है, अमृता शेरगिल की माँ मारिया एंटोनेट कहाँ की प्रसिद्ध चित्रकार थी, ओपेरा की कलाकार थी। अब देखिए अजंता वह तो मेरी समझ से बाहर है, अजंता वह तो मेरी समझ से बाहर है। अजंता की कला इनके समझ से बाहर थी, अमृता शेरगिल के। इतनी ज़्यादा वो इतनी भव्य विशाल थी कि ये उसको समझिए उनके समझ से बाहर थी, ऐसा शब्द उन्होंने कह दिया। अमृता शेरगिल को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने कब पुरस्कृत किया, तो 1940 में किया था। अब देखिए 40 में तो किया, तो एक साल बाद ही यहीं से जोड़ लीजिएगा कि जब 40 में किया था तो उसके एक साल बाद ही उनकी 41 में मृत्यु भी हो गई थी। अब देखिए अमृता, हटा देते हैं नहीं तो इसी में रहता। तो अमृता शेरगिल कला अध्ययन के लिए इटली कब गई थी, अमृता शेरगिल कला अध्ययन के लिए इटली कब गई थी, तो 1924 में गई थी। एशिया की पहली कलाकार जिसे ग्रांड सेलोन सम्मान प्राप्त हुआ, तो अमृता शेरगिल का प्राप्त हुआ। देखिए किस भारतीय कलाकार ने चित्रों में भूख, गरीबी, विषाद, पीड़ा भावना की झलक दिखाई देती है, तो अमृता शेरगिल में दिखाई देती है। अमृता शेरगिल का परिवार सबसे पहले भारतवर्ष में 1921 में आकर यहाँ बस गया। कहाँ बसा था, समर हिल, शिमला में।
1921 में इनका परिवार यहाँ समर हिल शिमला में बसा था। यहीं इसी समय इनका परिवार 21 में आया। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, तब इससे जो प्रश्न बनेंगे आगे समझ में आएंगे कि कब ये पेरिस गई, कब ये फिर वापस लौटी। ये दो बार गई थी, फिर तीसरी बार लौटी थी, 34 में है। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वाधिक सेल्फ पोर्ट्रेट चित्रित किए थे? तो अमृता शेरगिल ने। इन्होंने अपना आत्मचित्र सबसे ज़्यादा बनाया था, अपने आप के आत्मचित्र को। ठीक है, अब देखिए, भारतीय अमृता शेरगिल का सबसे प्रिय रंग कौन सा है? लाल रंग है। अमृता शेरगिल में अपना सबसे पहला चित्र कौन सा चित्रित किया था? सबसे पहला कौन सा चित्रित किया था? जो मैंने आपको एंगल बताया था ना, वही वाला। ठीक है, अब देखिए, अमृता शेरगिल किस भारतीय भाववादी कलाकार से प्रभावित थी? तो पॉल गॉगिन से। इसमें देखिए, जब हम लोग प्रभावित तो पॉल गॉगिन से थी, फिर यहीं आ जाता है कि किसने इनके कार्यों को प्रोत्साहित किया। तो कार्य आ जाएगा, तब क्या होगा? यामिनी राय होगा ना, यामिनी राय। देखिए, इसमें कंफ्यूजन होता है जब, तो उसकी हम एक चीज़ बताते। यहाँ यह है ना, यह है ना इसमें, तो इसको यहीं से देखिएगा। तो जब कार्य आएगा, समझ रहे हैं? ये देखिए, कार्य आ जाएगा। अगर कार्य, तो कार्य या कार्यों आ जाए तो यामिनी बना दीजिएगा। इसके बाद तो जब ये देख लेंगे तो कार्य हो जाएगा। तो बाकी किससे प्रभावित थी, तो इसमें खुद ही अलग हो जाएगा। तो क्या अलग करना, ये तो अलग हो ही गया कार्य से। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रश्न यही दो चीज़ में, किससे प्रभावित थी या किसने कार्यों को किया, तो इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा ट्रिक अगर कोई चीज़ लगा के आप देखते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन आपका हट जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रसिद्ध कलाकार विमान सुंदरम की मौसी कौन थी? तो अमृता शेरगिल थी। ठीक है, अब अमृता शेरगिल पेरिस में चित्रकला का प्रशिक्षण करने कब गई? तो 1928 में गई थी। 21 में इनके परिवार यहाँ आए और प्रशिक्षण लेने 28 में ये पेरिस गई। ठीक है, अब देखिए, अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? प्रश्न इससे यहाँ से पूछेगा कि आपका अमृता शेरगिल सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा बुडापेस्ट, हंगरी। ये यहाँ नहीं है, ये जो अमृता शेरगिल है, क्योंकि ये पेरिस में रहती थी, तो उनका उसी से जैसे जहाँ उनका जन्म हुआ था वहीं आप याद रखिएगा कि सांस्कृतिक केंद्र भी वहीं पे पेरिस में ही रहेगा। ठीक है, अब आदमी, जाहिर सी बात है, जब आदमी जहाँ जन्म होता है वहीं उसका केंद्र भी रहता है। इस चीज़ से आप याद रखिएगा। नहीं तो ये शिमला में एक बार स्टूडियो बनाई, तो लाहौर में मृत्यु हुई, कई जगह इनका सब कार्य है ना, इसी वजह से इसमें लोग थोड़ा सा समझना, ट्रिक से ही समझना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, किसने अमृता शेरगिल को 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार कहा था? कौन सा कहा था? 20वीं सदी का सबसे महान कलाकार कहा था। तो कार्ल खंडावाला और चार्ल्स फावरी ने कहा था। अब देखिए, अमृता शेरगिल के चित्रों का मुख्य चित्रण विषय क्या रहा है? तो ग्रामीण महिलाएं, श्रमिक व मजदूर वर्ग। ठीक है, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में भूखमरी व महामारी को चित्रित किया? तो अमृता शेरगिल ने किया। इन्होंने गरीबी, भूखमरी, महामारी और विषाद आदि जैसे चित्र चित्रित किए थे। ठीक है, थ्योरी नहीं है तो उसमें ज़्यादा क्या बताएं। अब मैं वन लाइनर प्रश्न है तो इसे पढ़ती चली जा रही हूँ। देखिए, अमृता शेरगिल कला अध्ययन करके पुनः वापस कब लौटी? ये फिर देखिए, 28 में गई थी ना, यहाँ देखे थे आप लोग ना, 28 में गई, तो फिर 28 4 और 2 ये 6 साल वहाँ अध्ययन की थी। लगभग 4 2 6 साल हुआ ना। तो ऐसे जब, जैसे किसी चीज़ को आप ऐसे रटिए मत, जैसे अनुमान लगाइए कि अगर ये 28 में गई तो कितने वर्ष वहाँ कार्य की, कितने वर्ष वहाँ रही, तब आपको भूलेगा नहीं। अगर इस तरह रटेंगे कि 28 में, 29 में, 24 में, 36 में, तो नहीं, उसको इस तरह पढ़िए कि 28 में गई तो कितने वर्ष वहाँ रही। तो ये चीज़ जब करके आप पढ़ेंगे ना, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, अमृता शेरगिल के चित्र हिल वुमेन पर्वतीय महिलाएं पर भारत सरकार ने कब डाक टिकट जारी किया? तो किस वर्ष किया था? वर्ष 1978 में। 1978 में।
जब ये मरी थी 41 में, तो उसके कितने साल उसी साल में जोड़ लीजिए गिनती करके, तब उससे पढ़िएगा, ठीक है। और देखिए, कौन सा कलाकार पाल गागिन की ताहिती कला से प्रभावित था? तो कौन था? अमृता शेरगिल थी। जहाँ बताने लायक रहा वहाँ थोड़ा बता देंगे तो ठीक रहेगा। वन लाइनर पढ़ते जाएंगे, कुछ समझ भी नहीं आप लोगों को आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोई चीज़ पढ़ाते समय थोड़ा बीच में अगर उसको इसी चीज़ से जैसे समझाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने वर्ष रही हो वहाँ पे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट होती हैं कि क्या ऐसे पढ़ने से अच्छा रहेगा कि या फिर पढ़ते जाए कुछ समझ ही में नहीं आए तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? अमृता शेरगिल कला विधि का। अब देखिए वहाँ क्या था, वहाँ आगे देखे थे ना, अब कला विधि का आ गई, ये दूसरा प्रश्न बन गया, तो ये गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संग्रहालय था ना वो, शायद कोई नाम ऊपर देखना होगा फिर जाके, उसको आप लोग पढ़ेंगे ऊपर तो देख लीजिएगा, वो चीज़ ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा था। जियो इसमें थोड़ा बीच से हटा देंगे ना तो देखिएगा, अमृता शेरगिल ने पेरिस में कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बियोक्स आर्ट्स कॉलेज पेरिस में। तो इस कॉलेज का क्या नाम था? बियोक्स आर्ट कॉलेज पेरिस, बियोक्स कॉलेज ऑफ पेरिस। इस तरह आप देखेंगे बियोक्स, जब इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो याद रहेगा ना। फिर देखिए बियोक्स आर्ट कॉलेज पेरिस में अमृता शेरगिल ने किससे चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो ल्यूसीन सिमोन, ल्यूसीन सिमोन। इसमें भी बियोक्स है, देख रहे हैं ना, बियोक्स और स्यूमेन। तो लगभग कलाकार भी का नाम सियोम से है और बियोक्स बियोक्स भी वैसे सुनने में लग रहा है। तो कलाकार और प्रशिक्षण केंद्र भी लगभग एक ही समान सुनने में लग रहा है। कि किस भारतीय महिला चित्रकार को वायलिन व पियानो बजाने का शौक था? इनको ही वायलिन भी बजाती थी और पियानो दोनों बजाती थी यही, ठीक है। जैसे लक्ष्मण पै को क्या था, बांसुरी बजाते थे ना वो भी, और कोई एक चीज़ और बजाते थे लक्ष्मण पै। तो ऐसे हर कलाकार को अपना अपना शौक था। जैसे जगदप्पा हुए वीणा बजाते थे। वर्ष 1934 में पेरिस से लौटने पर अमृता शेरगिल ने भारत में किन गुफाओं का भ्रमण किया? तो प्रश्न यहाँ आपका बनेगा कि जब वह भारत से वहाँ पेरिस से शिक्षा वापस करके लौटी तो ये कहाँ कहाँ की गुफाओं में भ्रमण किया था? तो मेन वही गुफा जो है अजंता एलोरा, वहाँ पे ही इन्होंने भ्रमण किया है। अमृता शेरगिल इटली में चित्रकला अध्ययन के लिए कब गई? अब देखिए फिर वही प्रश्न कह रहा है कि अमृता शेरगिल इटली में चित्रकला अध्ययन के लिए कब गई थी? 21 में इनका परिवार आया ही था, तो फिर 24 में गई, फिर देखा, फिर 28 में नहीं आया था, फिर 24 में गई, तो फिर लग रहा है फिर वापस आई थी तभी ना, फिर 28 में वापस फिर गई, फिर 34 में आई। तो 2 बार गई, 2 बार आई, तीसरी बार जब आई तभी हमेशा के लिए यहाँ पे रुक गई। अमृता शेरगिल को अब देखिए यहीं आ गया जो प्रश्न मैंने आपको बताया था, मैंने वो हटा दिया ताकि आप इस चीज़ को देख सकें। यहाँ कार्य आ गया और यहाँ कौन आ गए? यामिनी राय। कार्य और यामिनी राय। कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी राय ने। किस कलाकार को की चित्रण शैली अफ्रीका की ताहिती कला से प्रभावित थी? फिर वही पीछे वाला प्रश्न है, ताहिती कला के कलाकार कौन थे? पॉल गागिन, वही अफ्रीकी कला के जो ताहिती था वही प्रभावित थे, और वहाँ के कई चित्र भी उन्होंने बनाए हैं ताहिती द्वीप के। अब देखिए ये तो हो गया किसी का प्रभावित थी काफ़ी और किसने कार्य को प्रभावित किया, दोनों चीज़ आपको हमने बता दिया। अब भारतीय आधुनिक चित्रकला के पिता में किस कलाकार को मील का पत्थर कहा जाता है? वही आगे वाला प्रश्न रिपीट किया है, तो अमृता शेरगिल को मील का पत्थर कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, वर्ष 1924 में अमृता शेरगिल चित्रकला अध्ययन करके वापस भारत कहाँ से लौटी ये पूछा है, तो इटली से लौटी थी। अमृता कला विधिका किस विद्यालय से संबंधित है? अब देखिए कला विधिका जो है गोरखपुर। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया था। ये भारतीय विषय थे लेकिन इन्होंने उसको पाश्चात्य शैली में चित्र किया था। अब अमृता शेरगिल का चित्रण विषय व तकनीक कैसी रही है? पूर्णतः भारतीय और तकनीकी। चित्रण शैली तो भारतीय थी लेकिन उसकी एक तकनीकी होती है ना, जैसे उसमें नहीं देखे थे आप अजंता की गुफा में, तो फ्रेस्को को क्या कहा जाता है? विधि, और टेम्पेरा क्या कही जाती है? तकनीकी ना।
इसमें भी जैसे यही दोनों चीज़ें अलग कर दिया कि विषय तो पूर्णतः जो जैसे चित्र बनाती थी, भूखमरी, गरीबी, विषाद, ज़्यादा इन्होंने यही विषाद से ही चित्रण किया है। तो ये चीज़ विषय जो है भारतीय होते थे, लेकिन इनकी तकनीक की जो होती थी विदेशी होती थी। ठीक है, अब देखिए अमृता शेरगिल का प्रिय चित्रण माध्यम क्या था। इनका तैल माध्यम में ही इन्होंने ज़्यादा चित्र बनाए। किस भारतीय चित्रकार के चित्र, अब यहाँ से हटाते हैं, हिल क्या है, हिल वुमेन पर्वतीय महिलाओं पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। किस पे जारी किया था? हिल वुमेन। अगर कोई पर्वतीय महिला, जैसे उसी को हिल वुमेन कहा जाता है, लेकिन इसे देख लीजिए कि जहाँ हिल, जो हमारी चप्पल की हिल होती है, वही जो औरतें पहन के चली, पर्वत पे चली, तो इतने अच्छे से चली कि उस पर डाक टिकट जारी हो गया। ठीक है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा कि नहीं? उसको तो इंग्लिश में ही हिल को पर्वतीय महिलाएं कहते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो है इतना ज़्यादा हिल पहन के वो पहाड़ पे चल दी, को विश्व रिकॉर्ड कायम कर दी कि उस पर डाक टिकट जारी हो गया। ठीक है, अब देखिए अमृता शेरगिल। नहीं तो जैसे ये नहीं हम कह रहे हैं कि ये तो चित्र याद नहीं होता है ना, कई चित्र हैं, तो आदमी दिमाग सोचता है कि अरे कहीं उस पर तो नहीं, थ्री वुमेन्स पे तो नहीं, तो कहीं यंग गर्ल पे तो नहीं। तो इससे याद रखेंगे कि जो हिल वाली सैंडल पहन के चली, तो इतना ज़्यादा कठिन कार्य कर दिया कि उस पर डाक टिकट जारी हो गया। अब अमृता शेरगिल किस भारतीय विषयों से प्रभावित थी? तो अजंता, एलोरा, पहाड़ी और मुगल। तो ये प्रभावित कितने से हो गई? यहाँ देखिए, अब यहाँ मुगल से भी थी, एलोरा, पहाड़ी, वहाँ आगे क्या पढ़े हैं हम लोग? अजंता और केवल एलोरा ही। अब देखिए यहाँ आ गए हम लोग। वर्ष 1934 से अमृता शेरगिल को उनके किस चित्र के लिए ग्रांड सेलोन सम्मान प्राप्त हुआ? तो किस में से हुआ था? यंग गर्ल, जो 1932 में उन्होंने बनाई थी, वो भी तैल माध्यम में। अब अमृता शेरगिल का चित्र कौन सा है? विलेज सीन कितने करोड़ में बिका? तो 6.9 करोड़ में बिका था। अब देखिए अमृता शेरगिल के चित्रों में किसकी झलक दिखाई देती है? तो दुख, विषाद की भावना की। तो आगे मैंने बताया था कि इनके जो भूखमरी से, गरीबी से, भिखमंगे सब चित्र बनाई थी ना, वो सब भारतीय लड़कियां सब जो है, ये सब वहाँ की विषाद उषाद पीड़ा को ही दर्शाती हैं भारत की, क्योंकि ये विदेशी थी। तो यहाँ के माहौल से उनको सब, जैसे नहीं कहते कि जब कोई गरीबी में पला बढ़ा नहीं रहता है, नॉर्मली बात मैं बता रही हूँ, तो अगर इस तरह आदमी देखता है, अगर वो स्थिति में नहीं रहता है, तो उसको कुछ अलग दिखाई देता है। तो ये विदेशी थी, विदेश की बात ही कुछ अलग थी। तो इनके दिमाग में जैसे कुछ ज़्यादा ही सोचती रही होंगी यहाँ के माहौल से, जो भारत के हमारे हैं। इनको ये अंदर से एहसास ये होता रहा होगा कि हाँ, ज़्यादा गरीबी, विषादी या कोई पीड़ा ज़्यादा इनको दिखाई दी रही होती, क्योंकि ये विदेशी महिला थी ना बच्चों। अमृता शेरगिल किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो किस आंदोलन से जुड़ी थी? इस आधुनिक कालीन कलाकार मानी जाती है ना अमृता शेरगिल। समकालीन नहीं थी, आधुनिक कलाकार थी। किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का, अब देखिए प्रश्न अलग है, यहाँ इसको क्या कर दिया है, इम्पोर्टेड। इस हाँ देखिए, कहाँ इसी पे थे ना, थोड़ा हमारा पीछे चला गया। अच्छा हाँ, रुक जाइए, अच्छा ठीक करते हैं थोड़ा। अच्छा हाँ यहीं थे, हाँ यहीं आ गए। अब किस भारतीय महिला कलाकार को आधुनिक कला का प्रवर्तक कहा जाता है? तो अमृता शेरगिल को कहा जाता है आधुनिक कला का प्रवर्तक। देखिए इसको अलग कर दिया गया ना कॉमा करके। तो प्रश्न है ये एक कि किसको आधुनिक कला का प्रवर्तक माना जाता है। अब देखिए अमृता शेरगिल ने भारत में अपनी सबसे पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ प्रदर्शित की? कब प्रदर्शित की थी और कहाँ प्रदर्शित की थी? तो वर्ष 1935 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो इसको देखिए, जब यंग गर्ल बनाई थी 32 में, तो उसके 3 साल बाद ही इन्होंने अपनी प्रदर्शनी कहाँ लगाई? इलाहाबाद में। अब देखिए किस भारतीय कलाकार को लंदन के कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया? अच्छा प्रश्न, वायरन का भारतीय नारी संस्करण कहा गया? तो अमृता शेरगिल को कहा गया। लंदन के कवि वायरन का भारतीय नारी संस्करण इनको कहा गया। इनको क्या इतनी अच्छी संज्ञा दी गई।
अमृता शेरगिल ने किससे शादी की थी? अपने चचेरे भाई, ममेरे भाई उनको भी कहा जाता है, या फिर मामा के लड़के की थी, मिस्टर एगोन से। कहीं कहीं एगेन लिखा रहता है, कहीं कहीं एगोन लिखा रहता है, तो दोनों देख लीजिएगा, जहाँ जैसे रहेगा वैसे लगाइएगा। अमृता शेरगिल की कला शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? तो पेरिस में हुई। कला का संबंध आत्मा से है, किसने कहा? तो अमृता शेरगिल ने कहा। इसको मैंने 2-3 बार आपको पढ़ा दिया है, तो आपको हमको लग रहा कि जहाँ भी देखेंगे आपको समझ जाएंगे कि आत्मा से किसने कहा था ये शब्द। अब देखिए अभी हाल ही वर्ष में 2018 में किस कलाकार की पेंटिंग द लिटिल गर्ल इन ब्लू की क्या थी? द लिटिल गर्ल इन ब्लू कितने करोड़ में बिकी थी? 18.69 करोड़ में सोदनी की नीलामी में बिकी। कितने में बिकी? 18.69 करोड़ में सोदनी की नीलामी में अमृता शेरगिल की कौन सी पेंटिंग? द लिटिल गर्ल इन ब्लू। ठीक है, देखिए अमृता शेरगिल के किस चित्र पर पेरिस की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो स्वर्ण पदक किस पर प्राप्त हुआ था? यंग गर्ल पर। यंग गर्ल कब बनाई थी? 1932 में। तो 1932 में जो यंग गर्ल रहती हैं, स्वर्ण एज वही मानी जाती है लड़कियों की जब 30-32 लगभग, यही 18 से 30-32 ही लगभग, तो उनको क्या उस एज में था? स्वर्ण एज कहा जाएगा ना। एक उसी तरह जो है यंग गर्ल को तभी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अब देखिए क्या है, अमृता शेरगिल का संबंध उत्तर प्रदेश से किस शहर में? भी प्रश्न रहा, एवं लाइनर है, तो देखिए आप समझ ही सकते हैं क्या पूछ रहा है। तो गोरखपुर में है। अमृता शेरगिल की मृत्यु अब कहाँ हुई थी? तो 1941 में, इसको हटा देते हैं, 1941 में लाहौर में। इसको मैंने, मेरा प्रश्न जो आप लोग पढ़ाते हैं आगे, तो उसको जब देखेंगे तो इसको मैंने एक कलाकार मंजीत बाबा का जब जन्म हुआ था तब इनकी अमृता शेरगिल की, एक अमृता शेरगिल की मृत्यु हुई है, अमृता की, और दूसरे कौन है? रवीन्द्रनाथ टैगोर की। रवीन्द्रनाथ टैगोर की, दोनों की डेथ यही 1931 में हुई है। बाकी जन्म किसका हुआ? मंजीत बाबा का हुआ है 1941 में। अब देखिए इनके प्रमुख चित्र हैं, इनके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब चित्र हैं, कहाँ जो संग्रहित हैं, किस माध्यम से बने हैं, सब यहाँ पे दिया हुआ। देखिए इनके प्रमुख चित्र है पार्वती, जो हिल वुमेन, जो 1935 में बनाई है इन्होंने कैनवास और तेल माध्यम में। इस पे क्या मिला था? अभी को डाक टिकट जारी हुआ था ना, इसी पे ना, जो मैंने आपको बताया था पार्वती, क्या हो जाता है, पार्वती स्त्रियाँ हिल वुमेन कैनवास पर तैल रंग 1935 में ब्रह्मचारी। आगे जब मैं राजा रवि वर्मा को आपको पढ़ा रही थी तो उसमें लिखा था धंस दमयंती और कई चित्र लिखे थे, उसमें से लिखा था कि इसमें से कौन ब्रह्मचारी किसका रवि वर्मा का नहीं था ना, उसमें था कला, ये है तीन बहनें कैनवास पर तैल माध्यम में। ये भी देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय कला दीर्घा नई दिल्ली में। अब देखिए सबसे बहुत ही इनका अच्छा, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है टोरसो। टोरसो बहुत पूछा जाता है, इसका माध्यम भी याद रखिएगा किस सन में ये बनाई थी। ये तो हमको लग रहा कि जब ये विदेश में थी टोरसो तभी बनाई थी क्या? जब 1923 नहीं 24 यहीं बनाई थी, क्योंकि 24 में गई हैं 21 में आई हैं। तो टोरसो कब बनाई है? 1923 में। और किस माध्यम में बनाई थी? तो कैनवास और तैल। आप यहाँ जितने भी चित्र देख रहे हैं कैनवास और तैल, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली, सभी लगभग वही हैं। तो जब भी आप कोई चित्र इनका लगभग देखिएगा तो वही समझ लीजिएगा कि किस माध्यम में बना होगा, कैनवास और तैल पे, और कहाँ संग्रहित होगा? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। ठीक है, अब ये हो गया 3 महिलाएं, फिर 3 महिलाएं वही हिंदी में लिखा, फिर वही लिखा 3 वुमेन। तो कैनवास पे तैल माध्यम में 1935 में, और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में। ये भी देखिए। अब देखिए सूरजमुखी क्या है, पॉइंटर नहीं काम करता, तो देखिए सूरजमुखी हो गया, सनफ्लावर, फिर वही लिखा है कैनवास पर तैल माध्यम में भिखारी, कैनवास पे तैल माध्यम में हंगेरियन जिप्सी गर्ल, कैनवास पे तैल माध्यम में। अब देखिए 2 का सन आप लोग एक साथ याद करिएगा, यंग गर्ल 32 में और जिप्सी गर्ल भी 32 में। मैंने आपको बताया एज क्या है? 32।
और जो है दोनों जिप्सी गर्ल भी उसी समय की है और ये आपकी यंग गर्ल भी, दोनों एक ही सन की हैं और कैनवास पे तैल माध्यम में। वधू का श्रृंगार, वधू का श्रृंगार, अब इसमें एक चीज़ हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये वधू का श्रृंगार और ब्रह्मचारी, देखिए जब आता है तो कहीं कहीं जब हमको ध्यान नहीं आता तो कहीं हम लोग यामिनी राय भी सोचने लगते हैं, हमारा दिमाग तो यही सोचता होगा, बाकी आप लोग का तो भाई हम नहीं बता सकते। तो आपको इसमें हम एक ट्रिक बता रहे हैं। तो ब्रह्मचारी जो है इनका चित्र है, ऊपर दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो अगर कोई स्त्री साज सज्जा करके, तो अमृता तो एक लेडीज थी, बाकी यामिनी राय तो एक पुरुष व्यक्ति थे, तो अमृता ही साज श्रृंगार करेंगी ना। बाकी अगर कोई साज श्रृंगार से स्त्री को ब्रह्मचारी भी देखता है तो इस एक बार उस पर मोहित हो जाता है। तो ठीक है, तो ये एक चित्र आप जब भी मेरी बातें आपको याद आएंगी तो आप ये सोचेंगी कि नहीं, ये कोई पुरुष नहीं बनाया है, ये जो वधू का श्रृंगार कोई स्त्री ही बनाई है। ठीक है, मैंने जो समझाया है उससे आप जोड़ के जब आप याद रखेंगे कि वधू का श्रृंगार कोई स्त्री ही करेगी और ब्रह्मचारी से जोड़ के, तो आप ये चीज़ कहीं भी दूसरे जेंट्स कलाकार पे नहीं जाएंगे। ठीक है, कैनवास पर तैल रंग में वधू का श्रृंगार, ऊपर से तेल लगा के, ठीक है, ऊपर से श्रृंगार भी की है और बालों में तेल भी लगाई है। ठीक है, 1937 राष्ट्रीय संग्रहालय, आधुनिक भी है, आधुनिक कला नई दिल्ली, वो आधुनिक कालीन महिला है। तो आधुनिक कालीन महिला कौन थी? अमृता शेरगिल थी। तो हाट बाज़ार, और इसे भी देख लीजिए आप, क्योंकि इन्होंने अपने आप में चित्र भी बहुत बनाए हैं। मैं तो फटाफट पढ़ती जाती, ये जो जितने जो हैं यहाँ चित्र फटाफट पढ़ती जाती, लेकिन मेन पॉइंट ये है बच्चों कि चित्र और चित्रकार ने इतनी रचना, इतनी चित्रकारी कर दी है कि उनको याद करना हमारे बस की बात नहीं। जैसे अमृता शेरगिल नहीं कहा है कि भैया जनता को समझना तो हमारे बस के बाहर, वैसे हम लोग भी समझना, इन लोगों का चित्रकारी हम लोग समझना बाहर है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा बेटर होगा कि इनके चित्रों को कुछ ट्रिक के माध्यम से ही याद रखें, तब वो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब देखिए यहाँ हो गया ना, ठीक है, नहीं तो मैं फटाफट अभी हाट बाज़ार कैनवास पर तेल बताती जाती तो 2 मिनट में आपका वीडियो समाप्त हो जाता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको ऐसा ट्रिक दे दूँ कि ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए हाट बाज़ार, स्त्री भी हाट बाज़ार भी जा रही है, इसे जैसे जोड़ते जाएंगे। अब स्त्री है तो बाज़ार और हाट तो जाएगी ही, ऊपर से बालिका वधू भी है, बालिका भी पढ़ने हैं, लड़कियाँ जब जाती हैं पढ़ने तो हाट बाज़ार से ही जाती हैं। वहाँ पे देखिए कुछ गायक बाज़ार में गाना भी गा रहे हैं, सिख गायक हैं जो कैनवास पर तैल माध्यम में है। अब मदर इंडिया भारती माँ, कैनवास पर तैल रंग में। बाज़ार जाते हुए देखिए आगे भी हाट बाज़ार भी वही है और बाज़ार जाते हुए भी वही है, लगभग चित्र मिलते जुलते हैं। और देखिए वो भी कैनवास पर तैल। संगीतज्ञ, अब पिकासो का एक पेंटिंग क्या था, 3 संगीतज्ञ, तो इनका क्या याद रखेंगे आप लोग, केवल संगीतज्ञ, वो भी कैनवास पे तैल रंग में। अब राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये भी संग्रहित है। स्पीकिंग वुमेन, क्या है, स्पीकिंग वुमेन, ये भी कैनवास पर तैल रंग में है और ये भी 1932 की ही है। स्पीकिंग वुमेन जब आपकी यंग गर्ल बनाई थी, जिप्सी गर्ल बनाई थी, उसी समय स्पीकिंग वुमेन भी इन्होंने बनाई थी। 3 चित्र एक साथ हो गए, स्पीकिंग वुमन, यंग गर्ल और जिप्सी गर्ल। ये भी आधुनिक संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है। अब देखिए, अब जब ये पाल गागिन से प्रभावित ही थे, ताहितियन दीप नहीं बनाती तो इन्होंने ताहितियन भी बना दिया कैनवास पे तैल माध्यम में वो भी। अब देखिए कब बनाई थी, 1937 में। सिएस्टा को किस पे बनाया था, कैनवास पे तैल माध्यम में। अब वुमेन एंड चारपाई, तो वुमेन और चारपाई भी से वुमेन से औरतें चारपाई पर बैठी हुई हैं, श्रृंगार करके। एक औरत जो है, वधू जो है, वो श्रृंगार करके चारपाई पर बैठी हुई है और उसकी वो क्या है, संग्रहित कहाँ, वो तेल लगा के बैठी है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और नई दिल्ली में है। अब देखिए हल्दी पीस रही है, औरत हल्दी भी पीसेगी, सब तो वही औरत से ही सब कार्य कर रही है ना, उसी को पूरा चित्र को इनको उसी से रिलेट करके आप पढ़ डालिए, देखिए भूलेगा नहीं क्या क्या मैंने बताया है। जो सब औरतें वाला काम तो वही हल्दी पीसना हुआ, बाज़ार जाना हुआ,
तो सब हमारे औरतें ही संभालती हैं ना, इसमें किसी जेंट्स का हाथ नहीं रहता है ना। तो सब वही देख लीजिए, सब वही इनका चित्र से जोड़ के आप याद रखिए। हल्दी पीसना हुआ और यंग गर्ल, फिर देखिए यंग गर्ल कैनवास पर ताल माध्यम में 1932 में। तो यहीं इनका चित्र जो है, इनका जो अमृता शेरगिल का वन लाइनर सब पॉइंट्स ख़त्म होते हैं बच्चों। तब ये मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आता है कि नहीं? आप लोग जब हमारा वीडियो देखते हैं बच्चों, तो आपको अगर अच्छा लगता हो तो जब आप वीडियो वॉच करते हैं तो लाइक भी किया करिए और हमारे वीडियो में फिर अपना फीडबैक कमेंट दे दिया करिए, जिससे जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर कोई वीडियो में बना रहा है तो आपका फीडबैक भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है।